सो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक ग्लोबल रिजर्व्स का डिस्कशन कर लिया। हमने इंडियन रिजर्व्स के बारे में बात करी। हमने हमारा कंजम्पशन डिस्कस किया कि हम किस तरह से अलग अलग सोर्सेज पर हमारी डिपेंडेंसी है। हमने सेक्टर्स बारे में डिस्कस किया कि कौन से सोर्सेज ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं, कौन से ज़्यादातर डोमेस्टिकली यूज़ होते हैं। वन थिंग दैट क्लियरली केम आउट कि हम मैक्सिमम डिपेंडेंसी हमारी फॉसिल फ्यूल बेस्ड ही है। हम कॉल पे, हम लोग क्रूड ऑयल पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। पेट्रोल डीजल पे हमारी डिपेंडेंसी अभी भी ज़्यादा है और हम इस डिपेंडेंसी का एक बहुत बड़ा प्राइस पे कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, जितने भी तरीके की आप चीज़ें सुनते हैं, कहीं ना कहीं ये सभी हमारे अलग अलग तरीके के जो डैमेज हैं इन्वायरमेंट को, उसी की वजह से सुनने को मिलता है। फ्लड्स आ रहे हैं हर साल, सी लेवल बढ़ रहा है। ऑल दिस थिंग इज बिकॉज ऑफ misuse of energy, mistreatment of energy, misconversion of energy. So in coming section we will discuss कि कौन कौन से environmental aspects associate हैं हमारे एनर्जी यूटिलाइज करने के तरीकों पे। जिस तरह से हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, जिस तरह से हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, कौन कौन से एनर्जी एस्पेक्ट्स हो रहे हैं हमारे साथ, इन्वायरमेंटल हजार्ड कौन कौन से आ रहे हैं, हम उनको एक बार डिस्कस करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे क्या हम चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं आगे चल के। तो फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस इज स्टेटमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। उस स्टेटमेंट पहला तो कहा है कि एनर्जी इज सेंट्रल टू नियरली एवरी मेजर चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड फेस टुडे। विच मीन्स कि दुनिया में जितने भी जगह हैं, जितने भी देश हैं, उन सब में एनर्जी जो है वो नियरली एक सेंट्रल पॉइंट है जहाँ से कुछ भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा सकती है। जिस कंट्री के पास ज़्यादा एनर्जी के सोर्सेस हैं, जिस कंट्री के पास ज़्यादा एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड लीडर बन सकता है अल्टीमेटली। बट इन्वायरमेंट हैज सर्टेन एस्पेक्ट्स विद दिस एनर्जी। एनर्जी सेंट्रल पॉइंट तो बन गया, पर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, ह्यूमन हेल्थ पे होते हैं, इन्वायरमेंट पे होते हैं, लाइफस्टाइल पे होते हैं। दे आर थ्री कॉमन थिंग्स दैट एनर्जी प्रोडक्शन कॉजेस। सबसे पहला मेजर थिंग इज एयर पॉल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड देख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड देख लीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड देख लीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs देख लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड देख लीजिए। सारी जितने भी गैसेस हैं ये अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से रिलीज़ होती हैं और कहीं ना कहीं इनका ही भुगतान है कि हमको अलग अलग तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। कहीं पर एसिड रेन हो रही है, ज़्यादातर लोगों को सिटीज़ में लंग्स की प्रॉब्लम होती है ड्यू टू पॉल्यूशन, एलर्जीज़ बढ़ गई हैं हमको, अल्टीमेटली अलग अलग क्रॉनिक डिसीजेज होने लगी हैं कहीं ना कहीं लोगों को बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ पॉल्यूशन जो हम इनहेल कर रहे हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट वी हैव एक्सीडेंट्स। हम सोचते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो अल्टीमेटली पावर प्लांट्स में बन रही है, जहाँ पर कोल को फर्नेस से बंद करते हैं, बॉयलर पानी को बॉयल करता है, स्टीम बन रही है, स्टीम से टरबाइन मूव कर रहा है। बट लेट्स गो बिहाइंड दैट। वो कोल जो है वो माइनिंग करनी होती है आपको, वहाँ पर माइनिंग में आपको लोग जाते हैं, उसको डिग करते हैं, मशीन से ऑपरेट करते हैं। पावर प्लांट्स में कई बार बॉयलर्स का प्रॉब्लम आती है, अलग अलग हीट प्रोड्यूस होती है, थर्मल इफेक्ट्स होते हैं। कई बार इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स सुनने में आते हैं, लोग बारिश हो गई, लोग खदान में फंस गए अल्टीमेटली। तो एक्सीडेंट इज अगेन सेकंड मेजर थिंग जो एनर्जी प्रोडक्शन के साथ हमको बियर करना पड़ रहा है। एंड थर्ड इज ग्रीन हाउस गैसेस, द बिगेस्ट मॉन्स्टर दैट दिस ह्यूमन सिविलाइजेशन विल फेस इन कमिंग 100 years, जिसकी वजह से होता है आज वर्ल्ड विल एंड। कंटिन्यूसली हम लोग जो एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज कर रहे हैं, अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। हम सभी ऑलरेडी नोटिस कर चुके हैं कि जो वेदर है वो कितनी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, कितना फ्रीक्वेंटली बदल रहा है। आप देखते हैं आजकल की ठंडी का कोई फिक्स टाइम नहीं है। हम कभी हमारे दादा वगैरह से बात करते थे, आप लोग सुनते थे कि दिवस फिक्स टाइम कि जून के स्टार्टिंग में, जून के मिड में बारिश शुरू हो जाएगी, दिवाली खत्म आने से पहले ठंड शुरू हो जाएगी। एक पर्टिकुलर पैटर्न था इन्वायरमेंट का जो इन्वायरमेंट स्टेबली फॉलो करता था हर साल, और एक फिक्स पैटर्न था, फार्मिंग ईजी होती थी इसी वजह से अल्टीमेटली। नाउ लुक एट टुडे, आज सुबह होता बारिश हो रही है और शाम को वापस आपको धूप मिल सकती है गर्म वाली, मतलब 3 दिन बाद ठंड पड़ जाए, फिर वापस गर्मी आ जाए। द रीज़न इज बैक कि हमने जो पूरा इन्वायरमेंट का बैलेंस है वो डिस्टर्ब कर दिया है। इन्वायरमेंट में हर एक गैस का अपना पर्टिकुलर प्रोपोर्शन है जो एक फिक्स पॉइंट तक रहता है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो। हर एक गैस का अपना पर्टिकुलर वैल्यू है जिस वजह से इस अर्थ पे हम लाइफ को सस्टेन कर रहे हैं। लाइफ है इस अर्थ पे अल्टीमेटली। एनी इंक्रीज इन एनी पर्टिकुलर गैस, सिग्निफिकेंट इंक्रीज आता है, we will have a certain different drawbacks of it. Okay, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद एनर्जी प्रोडक्शन कंपनीज, क्योंकि हम जब कोल बर्न करते हैं, फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं,
हम इंटेंशनली मैक्सिमम CO2 यहीं से जनरेट कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट कर रहे हैं। सो विल डिस्कस फर्दर कि कितना जनरेट हम कर रहे हैं, कितना अफेक्ट कर रहा है, चीज़ों को हम और डिटेल में डिस्कस करने पड़ेंगे आगे चल के। जस्ट टू मेक श्योर कि हम आगे देखने की कोशिश करें, सबसे पहले समझते हैं इस बात को कि दुनिया का 79% आज भी जो एनर्जी है प्रोडक्शन हो रहा है वो अभी भी फॉसिल फ्यूल के बेसिस पे ही हो रहा है। ग्लोबली बात कर रहे हैं हम लोग कि 79% ऑफ एनर्जी जो ग्लोबली अभी भी प्रोड्यूस हो रही है इट इज़ स्टिल फ्रॉम कोल, ऑयल एंड गैस ओनली। हम चाहे वो लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने के सोचेंगे भी तो उसके लिए पहली कंडीशन ये आती है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन का कॉस्ट है फ्रॉम फॉसिल फ्यूल वो कम होना चाहिए आपके रिन्यूएबल से, तो ज़्यादा होना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी का। जब रिन्यूएबल एनर्जी पॉपुलर कब होगी, जब उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कोल से कम हो जाए, तो ही जो इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। बट एट प्रेजेंट वी आर कंज्यूमिंग 79% ऑफ एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल ओनली, जो कि एक बहुत बड़ा चंक है। 20-21% ही हम लोग है दूसरे सोर्सेज से प्रोड्यूस कर रहे हैं जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड नहीं है। अल्टीमेटली देयर आर डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स जो एनर्जी जनरेट करने की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। आप देखेंगे सल्फर ऑक्साइड है, SO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड से, ये सभी बॉयलर और फर्नेस से प्रोड्यूस होते हैं। देन वी हैव क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो रेफ्रिजरेटर्स, AC, जो हम लोग डिओड्रेंट वगैरह के स्प्रे कैंस होती हैं उन सब में जो गैस यूज़ होती है दैट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत ही डेंजरस और गैस है, भले इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, बहुत कम एमिशन होता है, पर उतने ही कम एमिशन में हम लोग इतना एक्सट्रीम डैमेज कर देते हैं इसकी वजह से। हम सब सुनते हैं कि ओजोन लेयर डैमेज हो रही है, तो CFC इज़ द बिगेस्ट रीज़न बिहाइंड ओजोन लेयर डिप्लीशन। वी विल डिस्कस दैट इज अगेन इन फर्दर। टॉक्सिक गैसेस जब हमारी इंडस्ट्री से रिलीज होती हैं, स्पेशली फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक गैसेस वहीं से आपको रिलीज होती हुई मिलेंगी अल्टीमेटली। देन वी हैव पार्टिकुलेट मैटर्स, हमारी सीमेंट इंडस्ट्री, हमारे पावर प्लांट्स जो बर्न करते हैं कोल, जो एशेस आपकी हवा में आप डिस्पोज कर देते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री से जो डिस्पोज कर देते हैं, वो पार्टिकल जब हम इनहेल करते हैं वो बहुत सारी अलग अलग बीमारीज का रीज़न बन जाते हैं। आप नोटिस करेंगे जितने भी पावर प्लांट्स के आसपास के एरियाज़ में है, लंग्स की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, वाटर सबसे ज़्यादा पॉल्यूट वहीं पर होता है, सबसे ज़्यादा बीमारी इसी वजह से उनके आसपास फैल रही है, बिकॉज हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद जो रिमेनिंग रेसिडुअल्स हैं उनको डिस्पोज करने का तरीका बहुत ही गलत है। हम इन्वायरमेंट के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो रिसाइकिल करेगा, हम रिसाइकिल में ज़्यादा विश्वास नहीं करते। द रीज़न आपको फिर आगे भुगतना आता है हम लोगों को हेल्थ के फॉर्म में, अर्थ को डैमेज करने के फॉर्म में। देन वी हैव वेहिकुलर एमिशन, जो व्हीकल्स हम लोग चलाते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, ट्रेन, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, एवरीथिंग, उनसे जो एमिशन हो रहा है कहीं ना कहीं वही बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट का सोर्स बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। एज ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल अकाउंट फॉर 87% ऑफ वर्ल्ड CO2 एमिशन। जो ग्लोबली जितना भी CO2 का एमिशन हो रहा है 87% हमारा फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से हो रहा है। मीन्स जो रिमेनिंग एमिशन है, जो ह्यूमंस भी एमिट करते हैं CO2 पर, ओके हम लोग उतना बड़ा कंट्रीब्यूटर है भी नहीं अभी अल्टीमेटली, बट 87% ऑफ CO2 एमिशन ग्लोबली हम लोग फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से करते हैं। सो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल तो एक जगह है ही से अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बट उसमें भी 30% डैमेज जो हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है। 30% जो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग जो फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करते हैं, 30% उसी अल्टीमेटली डायरेक्टली आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या पावर प्लांट से क्रिएट कर देते हैं अल्टीमेटली। अगर हम ग्राफ देखें हर साल कितने नंबर ऑफ डेथ्स जो हैं कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से होती है, सबका अलग कंट्रीब्यूशन देखेंगे आप। तो पहले हम कोल की बात करेंगे जो 36% ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रीब्यूट करता है। फॉर एवरी 1 टेरावाट आवर एनर्जी जनरेशन 25 डेथ हर साल कोल की बर्निंग की वजह से होती है। सेकेंडली कम्स ऑयल। तो ऑयल की बात करेंगे, फॉर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी 1 टेरावाट एनर्जी जनरेट करने के लिए अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं, 19 डेथ्स हर साल आपकी जो है ऑयल में हो जाती है। नेचुरल गैस की वजह से ऑलमोस्ट 2.8 डेथ्स होती हैं। बायोमास 4.5 डेथ करता है हर साल 1 टेरावाट हीट आवर एनर्जी जनरेट करने के लिए, जो कंज्यूम करते हैं आपके अलग अलग जनरेटर्स। 1 टेरावाट एनर्जी बहुत बड़ी नहीं होती है, हार्डली 1.5 लाख लोग इस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं एनुअली, इतनी एनर्जी अल्टीमेटली। पर 1.5 लाख लोगों की एनर्जी बनाने के लिए हम लोग 25 डेथ हर साल कोल की वजह से, 18 के अराउंड ऑयल की वजह से, 3 के अराउंड नेचुरल गैस, 5 के अराउंड बायोमास से हम लोग अल्टीमेटली करते हैं। इवन हाइड्रो पावर की डेथ अगर देखेंगे तो वो 1.3 के अराउंड अल्टीमेटली आती है।
ठीक है। नॉर्मली ये डैम फेलियर वगैरह वैसे होती है हर साल, जब कहीं पर ऐसा होता है केस तो। बट ऐसे केस आजकल बहुत कम मिलने लगे हैं। 1975 में चाइना में हुआ था, जिसमें ऑलमोस्ट 1,70,000 के अराउंड लोग की डेथ हुई थी, इसी वजह से एवरेज इतना हाई है। बट नॉर्मली इसमें इतना रिस्क नहीं रहता है। विंड, न्यूक्लियर, सोलर में बहुत रेयरली कोई चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियर में ऑल्दो अभी ग्लोबली बहुत कम पॉपुलर हो चुका है। जो जापान में जो हुआ था, या जो रशिया में चेर्नोबिल में हुआ था, फुकुशिमा में जापान में हुआ था, उन एक्सीडेंट्स की वजह से कहीं ना कहीं कंट्रीज बहुत कोशिश कर रही हैं कि न्यूक्लियर से दूर रहें, बिकॉज टू कंट्रोल दैट एनर्जी, टू हैव सेफ रेडिएशन लेवल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत क्रिटिकल हो जाता है कई बार। ऑल्दो इंडिया के पास तो रिजर्व भी बहुत कम है न्यूक्लियर का, तो वी आर नॉट इवन ट्राइंग, बट हमारे पास 6-7 अलग अलग स्टेशन हैं जहाँ ऑलरेडी हम न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर रहे हैं।